देखिए, कूटनीति के बारे में अक्सर कहा जाता है कि सबसे बड़ी चाल अक्सर मेज के पीछे यानी टेबल के पीछे चली जाती है और युद्ध के सबसे प्रभावी हमलों की सुगबुगाहट पहले से सुनाई देने लग जाती है। मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट जारी तनाव और उसके बीच में कुछ ऐसा ही परिदृश्य बनता दिख रहा है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खुले मंच से, सार्वजनिक मंचों से ईरान के साथ शांति वार्ता और किसी अंतिम डील जो समझौता होता है उसकी बात दोहराते नजर आ रहे हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सैन्य विशेषज्ञ और खुफिया रिपोर्ट्स का दावा है कि पर्दे के पीछे की जमीनी और रणनीतिक हकीकत इससे काफी अलग हो सकती है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका केवल बातचीत की टेबल तक सीमित नहीं है, बल्कि वो संभावित सैन्य विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों के अनुसार वॉशिंगटन का मुख्य ध्यान अब केवल सीमित हवाई हमलों तक नहीं है, डबल स्ट्राइक रणनीति पर भी केंद्रित है। हवाई अभियान के साथ साथ में जमीनी स्तर पर भी रणनीतिक बढ़त बनाने के प्रयास शामिल हैं। हाल ही में सामने आई दो वैश्विक रिपोर्ट ने इस पूरे मामले पर कूटनीतिक और सैन्य हमलों में बहस तेज कर दी। CNN की खुफिया रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने सैन्य विशेषज्ञ और रणनीतिकारों से कुछ नए, लीक से हटकर और अप्रत्याशित सुझाव मांगे हैं ताकि ईरान को वार्ता के टेबल पर आने या अपने कड़े रुख में नरमी लाने के लिए मजबूर किया जा सके। रूसी समाचार पत्र का एक दावा है कि रूसी मीडिया रिपोर्ट्स का ये कहना है कि वॉशिंगटन द्वारा जानबूझकर एक कूटनीतिक अनिश्चितता का माहौल तैयार किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य तेहरान को किसी भी अप्रत्याशित सैन्य कदम के लिए असमंजस में रखना और अपनी रणनीति को मजबूत करना हो सकता है। पेंटागन और CIA के आंतरिक आंकलनों का मानना है कि सिर्फ हवाई हमले यानी एयर स्ट्राइक के जरिए ईरान की शीर्ष कमान या उनके रणनीतिक रवैये में बड़ा बदलाव नहीं लाया जा सकता। बहुत कठिन काम है। यही वजह है कि अब अन्य जो विकल्प हैं उस पर विचार किया जा रहा है। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि यदि बातचीत के सारे रास्ते बंद होते हैं तो अमेरिका एक नया मॉडल अपना सकता है। अमेरिकी वायुसेना और मिसाइल रक्षा प्रणालियां ईरान के सीमावर्ती सैन्य ढांचों, संचार व्यवस्था और चौकियों पर सटीक हमले कर उन्हें बेअसर कर सकती हैं। इस रणनीति में अमेरिका सीधे अपनी पैदल सेना उतारने के बजाय स्थानीय या क्षेत्रीय लड़ाकों, विशेष रूप से इराक ईरान सीमा क्षेत्र में सक्रिय कुर्द लड़ाकों के प्रभाव का उपयोग कर सकता है। इराक के इरबिल, सुलेमानिया और दुहोक जैसे इलाकों में बड़ी संख्या में कुर्द लड़ाकों की मौजूदगी है। सुलेमानिया और इरबिल की सीमाएं ईरान से सटी हुई हैं। रणनीतिकारों का मानना है कि यदि अमेरिकी हवाई सहायता से सीमावर्ती इलाके कमजोर होते हैं तो इन मोर्चों से जमीनी दबाव काफी बढ़ सकता है। इस संभावित टकराव की आहट के बीच में मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी और उसके सहयोगी बलों की हलचल काफी बढ़ गई है। इलाके में तैनात अमेरिकी पैराट्रूपर्स और विशेष दस्तों की युद्ध अभ्यासों में व्यस्तता बढ़ी है। इजरायली एयरबेस और वायुसेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही हवा में ईंधन भरने वाले विमानों की तैनाती बढ़ाई गई है, जो लंबे हवाई अभियानों के लिए बेहद जरूरी भी है। ईरानी नेतृत्व और उनकी सैन्य जो नीति है इस तरीके की किसी भी रणनीतिक घेराबंदी से अभी अनजान है। तेहरान ने इस तरीके की किसी भी योजना को विफल करने के लिए अपने स्तर पर रक्षात्मक और आक्रामक कदम उठाने का दावा जरूर किया है। ईरान लगातार इराक सीमा से सटे कुर्द ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है ताकि किसी भी संभावित जमीनी घुसपैठ की क्षमता को पहले ही निष्प्रभावी किया जा सके। ईरानी सैन्य सलाहकारों के अनुसार उनकी विशेष टुकड़ी 23वीं एयरबोर्न ब्रिगेड, जिसे ताकतवर ब्रिगेड भी कहा जाता है, सीमा पार कई जमीनी अभियानों को अंजाम दिया है। ईरान का दावा है कि इन अभियानों में कई कमांडर्स और संदिग्ध ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तेहरान का कड़ा रुख, ईरानी प्रतिनिधियों और सांसदों का कहना है कि उनकी सेना किसी भी बाहरी दबाव या षड्यंत्र का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और वो अमेरिका के किसी भी सैन्य कदम का पूरी तरीके से जवाब देंगे। मध्य पूर्व का ये संघर्ष अब एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ कूटनीतिक समझौतों की भाषा बोली जा रही है तो दूसरी तरफ बारूद की बू साफ आ रही है।
28 फरवरी के बाद से जारी गतिरोध ये दर्शाता है कि ना तो अमेरिका दबाव आसानी से ईरान को झुका पाया है और ना ही ईरान क्षेत्रीय मोर्चे पर अपने रुख से पीछे हटने को तैयार हुआ है। एक तरफ अमेरिका का डबल अटैक रणनीतिक दबाव है तो दूसरी तरफ ईरान का अपना आक्रामक रक्षा कवच। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ये अनिश्चितता वास्तव में किसी ऐतिहासिक शांति समझौते यानी डील में बदलेगी या फिर मध्य पूर्व को एक और लंबे विनाशकारी क्षेत्रीय युद्ध की ओर ढकेल देगी। बढ़ेंगे आगे। गाजा क्षेत्र में जारी शांति वार्ता और कूटनीतिक दबाव की भी बात होगी, क्योंकि इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बार फिर से दुनिया के सामने अपना कड़ा और स्पष्ट संदेश रख दिया है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि जब तक आतंकी संगठन हमास अपने हथियार पूरी तरीके से नहीं डाल देता, तब तक इजरायली सेना यानी आईडीएफ गाजा में अपनी मौजूदा रणनीतिक स्थितियों से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी। इजराइल का रुख पूरी तरीके से आक्रामक है। आतंकवादी ग्रुप्स हमास और हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से बर्बाद और नेस्तनाबूद किए बिना युद्ध का अंत नहीं होगा। शांति समझौतों और अमेरिकी मध्यस्थता की आड़ में आतंकवादियों को पनपने का मौका देना अब इजराइल की नीति का हिस्सा नहीं है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रस्तावित शांति समझौते के ड्राफ्ट पर भी नेतन्याहू ने खुलकर सवाल उठाए, जो ये दर्शाता है कि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की रक्षा के मामले में इजराइल किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। अमेरिका की ओर से गाजा में युद्ध विराम और इजरायली सेना की करीब 60% क्षेत्र से वापसी का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्ताव के तहत हमास को चरणबद्ध तरीके से हथियार छोड़ने थे। हालांकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अमेरिकी ड्राफ्ट को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। नेतन्याहू ने कड़े शब्दों में कहा, ट्रंप प्रशासन ने हमें एक ड्राफ्ट भेजा है, लेकिन हम इससे सहमत नहीं हैं। यह हमारा ड्राफ्ट नहीं है। हमने अपनी आपत्तियां और टिप्पणियों को भेज दिया है और हमारा अंतिम रुख वही है। जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं होगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। इजरायली सेनाएं अपने नागरिकों और क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जो जरूरी होगा वो कदम उठाती रहेंगी। इजरायल का मानना है कि हमास जैसे खूंखार आतंकवादी संगठन पर तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया को सबसे पहले और पूरी तरीके से अंजाम ना दे दिया जाए। गाजा में हमास और लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह इजरायली रक्षा बलों की लगातार और भीषण सैनिक कार्रवाई से तबाही के कगार पर है। 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल यानी साउथ इजराइल पर हमास द्वारा किए गए बर्बर आतंकवादी हमले में 1200 से अधिक निर्दोष इजरायलियों की हत्या की गई थी। 251 लोगों को बंधक बनाया गया था। जवाब में इजराइल ने जो आक्रामक कार्रवाई शुरू की, जो आज तक जारी है। हमास के पूरे सैन्य और प्रशासनिक नेटवर्क को उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया। गाजा में हमास के सुरंग नेटवर्क, टनल नेटवर्क जो है, हथियारों की डिपो जो हैं, शीर्ष कमांडर्स को चुन चुनकर खत्म करने की बात जो है, ये तमाम चीज़ें हमने वहाँ पर देखी। इजराइल लगातार करारा जवाब दे रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकाने, मिसाइल लॉन्चर्स और उसके शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाकर इजराइल ने यह साबित कर दिया है कि अपनी सीमाओं की ओर से उठने वाले हर आतंकी आंख को फोड़ेगा। नेतन्याहू का संकल्प स्पष्ट है कि दोनों आतंकी संगठनों का अस्तित्व मिटाए बिना इजराइल में शांति संभव नहीं हो पाएगी। हमास का अर्थपूर्ण रणनीतिक नतीजा है। हमास के आतंकियों और आम नागरिकों, महिलाओं और बच्चों को ह्यूमन शील्ड बनाकर आगे रखते हैं। ये तर्क हमेशा से इजराइल का रहा है कि वो तमाम आम नागरिकों को आगे लेकर आते हैं और उन्हीं को शील्ड बनाते हैं। और युद्ध विराम के बावजूद हमास द्वारा शर्तों को उल्लंघन करना भी बीच बीच में हमने देखा है। 1 अक्टूबर प्रस्तावित युद्ध विराम समझौता और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद जब तक हमास पूरी तरीके से सरेंडर नहीं करता, तब तक कोई भी स्थायी समाधान संभव नहीं है। ये चीज़ बहुत स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। इंटरनेशनल फोर्स या कोई स्वतंत्र प्रशासन की तैनाती से पहले हमास का पूरी तरीके से निरस्त्रीकरण होना अनिवार्य है। इजराइल में आगामी महीनों में चुनाव होने हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू का यह सख्त रुख केवल राजनीतिक रणनीतिक नहीं, बल्कि इजराइल के अस्तित्व और संप्रभुता की रक्षा का सवाल है। आतंकवाद के खिलाफ इस निर्णायक लड़ाई में इजराइल ने दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि हमास और हिजबुल्लाह की पूरी तरीके से बर्बादी तय है। ये जंग यूं ही खत्म नहीं होने वाली है।
मिडिल ईस्ट में जारी भयंकर सैन्य तनाव, ईरान के साथ छिड़ी जंग, आहट, दुनिया भर में बदलते कूटनीतिक समीकरण। इन सबके बीच में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक बड़ा और संवेदनशील बयान आ गया है। ऐसे समय में जब इजराइल वैश्विक मंच पर कई कूटनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, नेतन्याहू ने भारत के साथ अपने संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता जताई है। यरूशलेम में दिए गए अपने बयान में नेतन्याहू न केवल भारत को इजराइल का सबसे मजबूत रणनीतिक साझेदार बताता है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर तारीफ भी करता है। उन्होंने इजराइल के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक बताया था प्रधानमंत्री मोदी को। नेतन्याहू का ये बयान इस बात का बड़ा संकेत है, सबूत है कि वैश्विक संकट के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद और भारत की कूटनीतिक धाक पूरी दुनिया में किस कदर ऊंची हुई है। वैश्विक मंच पर अलग थलग पड़ने की खबरों को खारिज करते हुए इजरायली प्रधानमंत्री ने दुनिया का ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया। नेतन्याहू ने कहा कि हमें वैश्विक स्तर पर और अधिक नए और मजबूत गठबंधन बनाने की आवश्यकता है। यही कारण है कि मैं भारत और अपने सबसे करीबी दोस्त नरेंद्र मोदी के साथ रिश्तों को मजबूत करने पर पूरा ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि इजराइल अलग थलग पड़ गया, लेकिन भारत की जनता और पीएम मोदी से मुझे और इजराइल को जो व्यक्तिगत समर्थन मिलता है वो सचमुच अविश्वसनीय है। ये बयान केवल दो देशों की दोस्ती का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी जब दुनिया के बड़े बड़े देश किसी एक पाले में खड़े हो जाते हैं और कभी कभी एक पाले में खड़े होने से कतराते भी हैं, तब भारत का संतुलित, सैद्धांतिक और निष्पक्ष रुख वैश्विक पटल का ध्यान आकर्षित करता है। मधुपुर में भड़की आग के बीच में नेतन्याहू द्वारा पीएम मोदी की इस तारीफ के गहरे मायने हैं। वैश्विक स्तर पर पीएम मोदी की छवि एक ऐसे ग्लोबल स्टेटसमैन की बन चुकी है जो संकट के समय दुनिया की शांति की बात करता है। भारत ने एक तरफ इजराइल के साथ अपने रणनीतिक और रक्षा संबंधों को अभूतपूर्व ऊंचाइयां दी हैं, तो दूसरी तरफ अब ये पूरी दुनिया ईरान के साथ भी अपने मजबूत कूटनीतिक रिश्तों को बरकरार रखे हुए है। दुनिया का कोई भी बड़ा संघर्ष हो, चाहे रूस यूक्रेन मोर्चा हो या फिर इजराइल ईरान का तनाव, हर वैश्विक मंच पर पीएम मोदी के नेतृत्व को सम्मान और गंभीरता के साथ देखा जा रहा है। भारत और इजराइल के संबंध पिछले कुछ वर्षों में केवल औपचारिक कूटनीतिक तथा सीमित नहीं रहा है, बल्कि वे एक अटूट रक्षा और तकनीकी साझेदारी में बदल चुके हैं। साल 2018 में जब इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भारत का अहम दौरा किया था, तब दोनों देशों ने 9 बड़े ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। उसी समय विशेष साझेदारी, स्पेशल पार्टनरशिप की नींव पड़ी थी। साल 2026 में दोनों देशों के संबंध अपने सबसे मजबूत दौर में पहुंच चुके थे। 2026 में मोदी की इजराइल यात्रा भी हमने देखी। उस समय किस प्रकार से इनोवेशन, समृद्धि, भारत इजराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी, इन तमाम चीज़ों की हमने जो रीच देखी थी, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी। बता आपको ये दें कि दुनिया सुन रही थी प्रधानमंत्री मोदी की एक एक बात। दूरदर्शी कूटनीति ने भारत को विश्व पटल पर एक ऐसा महाशक्ति बना दिया जिसकी दोस्ती का लोहा आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश भी मानते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओके को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी के सांसद चौधरी मोहम्मद रमज़ान के विवादित और गैर जिम्मेदाराना बयान ने देश की राजनीति में भूचाल सा ला दिया है। दिल्ली में दिए अपने बयान में रमज़ान ने दावा किया कि पीओके एक अलग देश है और भारत का उससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पीओके के मामलों को पाकिस्तान सरकार देखेगी और वह वहाँ के लोगों की तकलीफों पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने वहाँ की जनता ने भारतीय संसद में नहीं उनको भेजा है। भारतीय संसद में एक सदस्य द्वारा भारत की अखंडता और संसद की सर्वसम्मति से पारित 1994 के प्रस्ताव के खिलाफ दिया गया ये बयान न केवल संवैधानिक रूप से गलत है, बल्कि देश की भावनाओं पर भी कुठाराघात है। पीओके हमेशा से भारत का भिन्न और अविभाज्य अंग था, है और रहेगा। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जम्मू कश्मीर की सत्ता में है और फारूक अब्दुल्ला, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में चलती है, उसका ये रुख हैरान भी करता है और सोचने पर मजबूर ही। देखिए, एक तरफ जहां भारतीय संसद के प्रतिनिधि पीओके से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीओके में पाकिस्तानी सेना और वहां की कठपुतली सरकार का बर्बर चेहरा बेनकाब हो चुका है। विदेश मंत्रालय MEA के आधिकारिक बयानों और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जून से लेकर अब तक पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की क्रूर कार्रवाई में कम से कम 90 आम नागरिकों की जान जा चुकी है। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी
JAAC के नेतृत्व में। महंगाई, बिजली संकट और बुनियादी अधिकारों को लेकर पीओके की जनता सड़कों पर है। रावलकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक की स्थिति लगातार खराब होती जा रही। 40 लोगों की जान गई। पाकिस्तानी सेना ने जनता की आवाज़ दबाने के लिए पीओके में इंटरनेट सेवा तक बंद कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट, डिजिटल मीडिया पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के जुल्म पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। पीओके में हाल ही में कराए गए तथाकथित स्थानीय चुनाव पूरी तरीके से एक मजाक और ढकोसला भर हैं। ये चीज़ें बहुत स्पष्ट तौर पर भारत की तरफ से क्लियर की गई है। दुनिया को बताया गया है कि वहाँ पर एग्जैक्टली चल क्या रहा है। वहाँ गोलियां चलाई जा रही हैं, ब्लैकआउट किया जा रहा है, फर्जी चुनाव का ड्रामा हो रहा है, पीओके के निर्दोष नागरिकों का खून बहाया जा रहा है। लेकिन ऐसे में सांसद चौधरी मोहम्मद रमज़ान, जो एनसी का सांसद है, वो कहता है कि हमें पीओके की परवाह नहीं है, वो दूसरे देश का हिस्सा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के छिपे एजेंडे को कटघरे में खड़ा करता है। देखिए, पीओके की मासूम जनता पाकिस्तानी सेना की गोलियों का शिकार हो रही है। भारतीय क्षेत्र के एक बड़े राजनीतिक दल का ये कहना कि उन्हें वहाँ के दर्द से कोई लेना देना नहीं है, ये भी अपने आप में बहुत हैरान करता है। पीओके के हालात पर चिंता जताते हुए कहा था कि एलओसी पार के लोगों की भी शांति, सम्मान और अपने अधिकारों की बात होनी जरूरी है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीधे तौर पर पीओके को पाकिस्तान के रहमो करम पर छोड़ने की बात कह दी। पीओके का मुद्दा केवल भूगोल या सीमाओं का नहीं है, बल्कि भारत की संप्रभुता और वहाँ रह रहे हमारे भाई बहनों के अधिकारों से जुड़ा विषय है। पाकिस्तान वहाँ अवैध कब्जा करके केवल मानवाधिकारों का हनन कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच और जैसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इन तमाम जगहों पर पाक पीओके में सरकारी हिंसा पर गहरी चिंता जता रहा है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा दिया गया ये बयान परेशान करता है, चिंता में डालता है और कथनी और करनी में अपने आप में बहुत बड़ा फर्क महसूस होता है। पाकिस्तान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे बड़े और दोहरे संकट से गुजर रहा है। एक तरफ जहां इस्लामाबाद के गलियारों में सत्ता का अंदरूनी कलह, भीतराघात चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ देश का सबसे बड़ा और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध जो बलूचिस्तान स्टेट है, पाकिस्तान के हाथों पूरी तरीके से फिसलता दिख रहा है। पाकिस्तान के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में जो अनबन है, न्यायिक और राजनीतिक गलियारों में 21 साल पुराने महाघोटाले के खुलासे हैं। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान द्वारा 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने के ऐलान ने इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान अब अंदर से टूटने और बर्बादी के मुहाने पर खड़ा है। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सरकार के अपने ही गृह मंत्री नकवी लगातार अपनी शासन व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। आर्मी चीफ मुनीर के बेहद करीबी माने जाने वाले नकवी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच का मतभेद अब सार्वजनिक हो चुका है। गृह मंत्री नकवी ने दावा किया है कि देश में 21 सालों से रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था। इसमें जज, राजनेताओं, बैंकर्स और वरिष्ठ नौकरशाहों का पूरा तंत्र शामिल है। जानकारों का मानना है कि नकवी द्वारा केवल नागरिक प्रशासनिक निशाना बनाना और सेना को इससे दूर रखना इस बात का संकेत है कि पर्दे के पीछे खुद के देश को गए अगले भावी प्रधानमंत्री के रूप में वो प्रोजेक्ट कर रहा है नकवी। इस पूरे राजनीतिक ड्रामे पर पाकिस्तान की मुख्य सत्तारूढ़ पार्टियां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी PPP ने साध रखी है। पाकिस्तान के आंतरिक राजनीतिक ढांचे के बिखरने की आहट साफ सुनाई दे रही है। पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में भड़के जन आक्रोश के बीच अब बलूचिस्तान का स्वतंत्रता आंदोलन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा बुरा सपना है, यह आप कह सकते हैं। और बलूचिस्तान ने जब से 11 तारीख की डेट अनाउंस की है, पूरे पाकिस्तान में हाहाकार सा मचा हुआ है। बता आपको ये दें कि शुरुआत में पाकिस्तान ने भी बलूचिस्तान की आज़ादी को स्वीकार किया था, लेकिन बाद में सैन्य बल और जबरन सैन्य दमन के जरिए बलूचिस्तान को पाकिस्तान में विलय करा लिया। बलूच नेताओं का कहना है कि उन्होंने कभी भी खुद को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना है और उनका ये आज़ादी का संघर्ष बीते कई दशकों से जारी है। बलूच आंदोलन अब केवल गुरिल्ला युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित राजनीतिक और कानूनी रूप ले चुका है। 8 फरवरी 2026 को बलूच नेतृत्व ने रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का अंतरिम संविधान जारी किया था। बलूच नेता मीर यार बलूच द्वारा तैयार ये संविधान बलूचिस्तान को एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। सभी धर्म, संस्कृतियों और समुदायों को समान अधिकार देने की बात इसमें कही गई है। बलूच संगठनों ने संयुक्त राष्ट्र यानी UN और वैश्विक समुदाय से अपील की है कि वे बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दें। उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक पाकिस्तान अपने मौजूदा स्वरूप में रहेगा, तब तक इस पूरे क्षेत्र में शांति, विकास और स्थिरता असंभव है। एक तरफ जहां पीओके में सेना की क्रूरता में 90 से अधिक नागरिकों की जान जा चुकी है और जनता सड़कों पर है, तो वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान ने खुले तौर पर आज़ादी का झंडा
बुलंद कर दिया है और यहाँ से ये चीज़ें काफ़ी हद तक स्पष्ट हो गई हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।